धियारे युरगन्तो आदित्यर्जौ आदित्यरन्तरिक्षमादित्यर् माता स पिता स पुत्रः शान्ति पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः। अत्र उपस्थिताः स्मः। इदानीम् अतिथिदेवो भव इति परम्परायाः निर्वहणस्य कृते अहं स्वागतं परिचयं च तथानुसारम् अहं सर्वप्रथमं परिचयं कारयामि। अस्माकं मध्ये विराजमानाः सन्ति मुख्यातिथिरूपेण श्रीमन्तः ताराचन्द्रजी जैन महोदयाः। एते अस्माकं विधायक उदयपुर शहर इत्यस्य माध्यमेन अस्माकं मार्गदर्शनं कुर्वन्ति। एतेषां हार्दिक स्वागतम् अभिनन्दनं च। अहम् अस्माकं महानगर अध्यक्षः संजय जी महोदयं निवेदयामि। महोदयस्य उपन्यासमाध्यमेन स्वागतं कुर्युः। महोदयस्य वामभागे महोदयस्य पार्श्वे अस्माकं मध्ये विराजमानाः सन्ति श्रीमन्तः फूलसिंह जी मीणा महोदयाः। एते अपि विधायक उदयपुर ग्रामीण इत्यस्य रूपेण अस्माकं मार्गदर्शनं कुर्वन्ति। सामाजिक स्वभावः सर्वदा सरलतया उपलब्धः भवन्ति। महोदयस्य स्वागतार्थम् अहं नरेंद्र महोदयम् आह्वयामि। नरेंद्र महोदयः अस्माकं विभाग सहसंयोजक तथा वर्ग सहसंयोजक रूपेण कार्यं कुर्वन्ति। अस्मिन्नेव क्रमे अग्रे महोदयस्य पार्श्वे अस्माकं मध्ये अद्य मुख्यवक्ता रूपेण अस्माकं मार्गदर्शनं कुर्वन्ति महोदय कमल महाभागाः। एते राजस्थान क्षेत्रस्य क्षेत्र संगठन मंत्री संस्कृत भारत्याः अस्माकं राजस्थान क्षेत्रे मार्गदर्शनं कुर्वन्ति। महोदयः इतः पूर्वम् आसाम मध्ये संस्कृत भारत्याः एव प्रचारकरूपेण संगठन मंत्री रूपेण कार्यं कुर्वन् आसीत्। महोदयस्य स्वागतार्थम् अहं दुष्यन्त महोदयं निवेदयामि। अस्माकं सर्वदा अस्माकं कृते उपलब्धाः भवन्ति। तस्मिन् क्रमे अस्माकं मध्ये अध्यक्षतारूपेण अस्माकं मध्ये मार्गदर्शनं कुर्वन्ति श्रीमत्याः रेणु भगिनी। एतेषां स्वागतार्थम् अहं रेखा भगिनीं निवेदयामि। ते आगत्य भगिन्याः उपन्यासमाध्यमेन स्वागतं कुर्युः। अभिनन्दनं च अहं माइक ददामि। इदानीं स्वागतानन्तरम् अहं वर्गस्य प्रतिवेदनार्थं संस्कृतभारत्याः उदयपुर विभागस्य संयोजकं वर्गसंयोजकं च दुष्यन्तनाथा महोदयं निवेदयामि यत् अत्र आगत्य वर्गस्य प्रतिवेदनं कृतं। सभाकार्ये उपस्थिताः सर्वे जनाः एषः वर्गः चित्तूरुप्रान्तस्य उदयपुर विभागस्य आवासीय भाषाबोधनवर्गः अस्ति। वर्गः 13 दिनाङ्क सायंतः 29 दिनाङ्क प्रातःपर्यन्तम् अस्ति। एतस्मिन् वर्गे 22 एते वर्गार्थिनः 12 विकासखण्डेभ्यः समागताः सन्ति। सर्वेपि 20 स्थानेभ्यः सन्ति। अत्र प्रातःकाले 5 वादने जागरणं भवति। 6 वादने प्रातःस्मरणं घटनाभ्यासः योगाभ्यासः च भवन्ति। तदनन्तरम् 8 वादने अल्पाहारः भवति। अनन्तरं प्रार्थनासत्रं
9वादनतः 11वादनपर्यन्तं सम्भाषणसत्रं प्रचलति। 11वादनतः 12वादनपर्यन्तं व्याकरणस्य पाठनं भवति। सपादद्वादशवादने भोजनस्य कार्यं भवति। सार्धद्विवादनतः सार्धत्रिवादनपर्यन्तम् अभ्यासस्य सत्रं भवति। अनन्तरं चतुर्वादनतः षड्वादनपर्यन्तं पुनः सम्भाषणकक्षा भवति। अनन्तरं भाषाक्रीडा भवति। चर्चासत्रं च भवति। अत्र सम्पूर्णवातावरणं संस्कृतमयमेव अस्ति। एतस्मिन् वर्गे त्रयः गृहिण्यः पुनः 10 संस्कृतेतरजनाः अपि सन्ति। एतस्य वर्गस्य उद्घाटनसत्रे मुख्य अतिथि रूपेण जनार्दन राय नागर विद्यापीठस्य कुलपति SS सारंगदेव महोदयः, सांसद महोदय श्रीमान मन्नालाल जी रावत, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघस्य क्षेत्र बौद्धिक प्रमुखः श्रीमन्तः श्रीकांत महोदयस्य मार्गदर्शनं प्राप्तवन्तः। मध्ये संस्कृतभारत्याः उत्तर-पश्चिमी क्षेत्रस्य क्षेत्र संगठन मंत्री महोदय कमल महोदय समागतः अस्ति। चित्तौड़ प्रान्तस्य प्रांत शिक्षण प्रमुखः डॉक्टर मीठालाल माली अपि मार्गदर्शनं कृतवान्। अस्माकं चित्तौड़ प्रान्तस्य प्रान्तमन्त्री श्री परमानंद महोदयस्य सान्निध्यम् अपि प्राप्तवन्तः। एतस्य वर्गस्य सामाजिक समारोह कार्यक्रमः अस्ति। प्रातः एतस्य वर्गस्य भारतमातुः पूजनेन सह दीक्षान्त समारोह अस्ति। तत्पश्चात् एतस्य वर्गस्य सम्पूर्णः भवति। धन्यवादः। अस्माकं मुख्य अतिथि महोदयस्य किञ्चित् समयस्य न्यूनता अस्ति। तस्मात् कारणात् इदानीम् अहं मुख्य अतिथिरूपेण उद्बोधनार्थं स्थानीय विधायक महोदयं श्री ताराचंद महोदयं निवेदयामि। द्वारा आयोजित 7 दिवसीय शिविर के समापन के अवसर पर रामगढ़ के सम्मानित अतिथि अपने क्षेत्र के विधायक आदरणीय फूल सिंह जी मीणा साहब, संस्कृत भारती के संगठन मंत्री आदरणीय कमलेश जी साहब, आदरणीय दिनेश जी भट्ट साहब, यज्ञ जी आमेटा, रेणु पालीवाल जी और शिविर में भाई संजय जी सांगिल्य, दिनेश और शिविर में भाग लेने वाले सभी शिविरार्थी का। वैसे मेरे को जहाँ तक ध्यान है सर तीसरे शिविर में मैं आया हूँ। मुझे खुशी का विषय है कि संस्कृत भारती ने इस हमारी वर्षों की परंपरा को, संस्कृत हमारी प्राकृत संस्कृत ये हमारी मूल, उसके अंदर से ही हिंदी पैदा हुई और जन जन तक पहुंचाने का आंशिक प्रयास किया। वैसे मैंने पिछली बार भी एक बात की कि जैन समाज में देश भर में राजस्थान में 13 ऐसे विद्यालय संस्कृत के शास्त्रीय आवासीय विद्यालय पूरी व्यवस्था समाज ने अपने खर्चे से बना रखी और 13 अपने यहाँ भी दमोह के अंदर 700 धाम इसके अंदर है, बांसवाड़ा में भी है, अपने जयपुर में भी है, कई जिन्होंने शास्त्रीय करके और सबसे पहले ये बीड़ा उठाया मेरा अंदाज था। मैं आपको धन्यवाद देता हूँ कि संघ का संस्कृत भारती का इस और चिंतन आगे बढ़ा है। ये हमारे लिए हमारी संस्कृति के लिए गौरव का विषय। वैसे इतनी बड़ी संख्या में, क्योंकि संस्कृत तो सभी के मन में यही रहता था कोई संस्कृत का मतलब छात्र ही होगा। पर अभी मैंने जैसा कि जानकारी की था प्रीति रेणु जी से कि इनका 27 तो बालिका और 18 छात्र है, छात्रा है 28 है और 17-18 छात्र है। ये भी खुशी का विषय है, क्योंकि ये सही है कि शायद जैन समाज में जितने संस्कृत के विद्वान शास्त्री बने हैं उनको उस समय
सरकारी सेवाओं में नहीं मिलते ही थे पढ़े हुए शास्त्री। तो अधिकांश मध्य प्रदेश के जो यहाँ आए उन्होंने संस्कृत के अंदर डिग्री शास्त्री प्राप्त की और सरकारी सेवाओं के अंदर विभिन्न स्थानों पर अभी सरकारी सेवाओं में, और वो उसके साथ साथ समाज का भी काम करते हैं, संस्कृत विद्यालयों के अंदर भी पढ़ाते हैं और सवेरे शाम संस्कारों का ज्ञान भी बालकों को नियमित नीरज भी हमारे मंदिर है। अब मंदिर में हफ्ते में एक दिन क्लास चलाते हैं। छोटे छोटे बच्चे 10-5 साल के, 4 साल के, 6 साल के, उनको नियमित जैन धर्म की शिक्षा दी जाती है, शिक्षित होते हैं, संस्कार आते हैं। तो ये हमारे लिए खुशी का विषय है। और देश भर के अंदर और संस्कृत भारती के लिए होता है निश्चित, उनसे ये खुशी का विषय। आपको शुभकामनाएं अर्पित करता हूँ कि इस दिशा की ओर चिंतन करके आप इस संस्कृत भाषा को आगे बढ़ाएं, क्योंकि संस्कृत भाषा प्राकृत भाषा ही सभी भाषाओं की भारत की द्वितीय भाषा है। मेरा अंदाज है, ज्ञान नहीं है लेकिन मेरा अंदाज है उसी की शाखा है, उसी की में से ही पैदा हुई भाषा है। पहले आप दक्षिण में चले जाओ, तेलुगु या मलयालम, ये सारी भाषा है जिनकी जननी होगी जो संस्कृत और प्राकृत ही रही। तो अब मैं वैसे मैं क्षमा चाहूँगा, वैसे यज्ञ जी को मैंने पहले कह दिया था, मैं ठीक समाचार ले आऊँगा तो मैं आपको कर देता हूँ। और 7:30 बजे कार्यक्रम में पहले सवा 7:30 बजे और मैं खत्म सौगंध है, इसलिए आपसे मैं करता हूँ। केंद्र प्रमुखं डॉक्टर मानाराम महोदयं निवेदयामि यत् अत्र आगत्य सामूहिक वर्गगीतं पालितम्। अवनितलं पुनरवतीर्णा स्यात्, अवनितलं पुनरवतीर्णा स्यात्, संस्कृतगङ्गाधारा धीरभगीरथवंशोऽस्माकं पितरु पण्डितहरशिरसि प्रवहतु नित्यमिदं वचसि प्रविशतु वैयाकरणमुखं पुनरपि वैता जनमनसि पुत्रसहस्रं समुद्रितं स्यात्, पुत्रसहस्रं समुद्रितं स्यात् यान्तु च जन्मविकारा वीरभगीरथवंशोऽस्माकं वीरभगीरथवंशोऽस्माकं वयं तु कृतनिर्धारा, वयं तु कृतनिर्धारा। अवनितलं पुनरवतीर्णा स्यात्, अवनितलं पुनरवतीर्णा स्यात् संस्कृतगङ्गाधारा वीरभगीरथवंशोऽस्माकं वीरभगीरथवंशोऽस्माकं वयं तु कृतनिर्धारा, वयं तु कृतनिर्धारा। ग्रामं ग्रामं गच्छामः, संस्कृतशिक्षां यच्छामः, सर्वेषामपि कृत्येकातं स्वक्लेशं नहि गणयेम। कृते प्रयत्ने किं न लभे वीरभगीरथवंशोऽस्माकं वयं तु कृतनिर्धारा, वयं तु कृतनिर्धारा। अवनितलं पुनरवतीर्णा स्यात्, अवनितलं पुनरवतीर्णा स्यात् संस्कृतगङ्गाधारा धीरभगीरथवंशोऽस्माकं वीरभगीरथवंशोऽस्माकं वयं तु कृतनिर्धारा। मम नाम मधुबाला, अहं बिलवाड़ा नगरात् आगतवती। अहं शिक्षिका अस्मि। शिबिरात् पूर्वम् अहं संस्कृतं न जानाति स्म। शिबिरम् आगत्य अत्र संस्कृतं सम्भाषणं कर्तुं शक्नोमि। अत्र समयसारणी अति उत्तमा अस्ति। प्रातःकाले
पञ्चवादनतः रात्रि 10 वादनपर्यन्तं संस्कृतमयं वातावरणं भवति। सर्वे संस्कृते वदन्ति। सर्वे बालकाः संस्कृतं वार्तालापं कुर्वन्ति। अत्र सम्यक् व्यवस्था अस्ति। भोजन आवास व्यवस्था अति उत्तमा अस्ति। सर्वेषां व्यवहारः अति उत्तमा अस्ति। कक्षायां शिक्षकः अति लघु वाक्ये प्रश्नं पाठयति। भवतः नाम किं, भवत्याः नाम किं, भवती किं करोति एवं पाठयति। नीतिरक्षणार्थं तत्परा भुवने भ्रमन्तः लोकजागरणाय सिद्धा सङ्घटनमन्त्रं जपन्तः कृतिपरा लक्ष्ये कनिष्ठा भारतं सेवामहे देववाणी वेदवाणी वन्दामहे भेदभावनिवारणार्थं बन्धुकामनुभावयेम कर्मणा मनसा च वचसा मातृवन्दनमाचरेम कीर्तिधनपदकामनाभिः ध्यायामि संस्कृतं वन्दे संस्कृतमातरं वन्दे संस्कृतमातरं। संस्कृत भारती चित्तोड प्रान्तस्य अंतर्गत उदयपुर विभागेन आयोजित आवासीय भाषाबोधन वर्गस्य अद्य समापन अनुष्ठाने अस्माकं आमन्त्रणं च स्वीकृत्य अत्र उपस्थिताः उदयपुर अत्र नगरस्य एव आदरणीय विधायकाः आदरणीय ताराचन्द्र जैन महोदय सद्य विशिष्टकारणेन गतवन्तः। विशिष्ट अतिथिरूपेण अत्र समागताः उदयपुर ग्रामीण इत्यस्य आदरणीय विधायकाः मीणा महोदयाः। अद्यतन कार्यक्रमस्य अतिविशिष्ट अतिथयः आदरणीय दिनेश भट्ट महोदय। कार्यक्रमस्य अध्यक्षाः आदरणीय डॉक्टर रेणु पालीवाल भगिनी। अत्र चित्तोड प्रान्तस्य प्रान्त संपर्क प्रमुख आदरणीय यज्ञ आलेटा महोदय। प्रान्तस्य प्रशिक्षण प्रमुख डॉक्टर मिठालाल माली महोदय तथा अन्ये सर्वेपि उत्तरदायित्ववन्तः कार्यकर्तारः अत्र आगताः अतिथयः। संस्कृतं पुनः जनभाषा भवेत्, संस्कृतं पुनः कथ्यभाषा भवेत्, पुनः संस्कृतं भारतस्य प्रतिगृहं गच्छेत् इति एकं स्वप्नं दृष्ट्वा अत्र प्रशिक्षणं प्राप्तुम् आगतवन्तः भ्रातरः भगिन्यः मातरः ज्येष्ठाश्च। संस्कृतभारती एकं शैक्षिकं संगठनं। समग्र देशे तथा विदेशे च संस्कृतभारत्याः कार्यमस्ति। भारतस्य 40 प्रान्ताः सन्ति। संस्कृतभारती की दृष्टि से 40 प्रान्त हैं। सर्वप्रान्तेषु संस्कृतभारत्याः कार्यम् अस्ति। राजस्थान क्षेत्रे प्रान्तत्रयम् अस्ति, चित्तोड, जयपुरं, जोधपुरम् इति। अद्य चित्तोड प्रान्तस्य उदयपुर विभागस्य भाषाबोधनवर्गस्य समापनकार्यक्रमः। संस्कृतभारती न केवलं भारते अपितु विदेशस्य 35 देशेषु 35 देशों में अपि कार्यं करोति। संविशे 8 संस्कृतग्रामाः सन्ति यत्र आबालवृद्धवनिताः सर्वापि च संस्कृतेन एव वदन्ति। तर्हि कः अस्ति तत्र इंजीनियर अपि अस्ति, डॉक्टर अपि अस्ति, IT एतत् मध्ये अपि अस्ति, कृषकः अपि अस्ति, अर्चकः अपि अस्ति। सर्वविध जनाः संस्कृतेन वदन्ति। तादृशाः 8 ग्रामाः भारतवर्षे इदानीं संस्कृतभारत्याः प्रयत्नेन चलन्ति। एवं तत् ग्रामं विहाय इदानीं 1 करोड़ लोगों को संस्कृतभारती ने आज तक प्रशिक्षण वर्ग में संस्कृत संभाषण सिखाया।
देशे 1 करोड लोक जनाः इदानीं संस्कृतेन सम्भाषणं कुर्वन्ति देशे समग्र देशे राजस्थाने अपि तथैव बहवः जनाः संस्कृतेन सम्भाषणं कुर्वन्ति एवं संस्कृत गृहाणि संपूर्ण देशे 8 गांवों को छोड़कर संस्कृत गृहं यत्र माता पिता पुत्र पत्नी भगिनी भ्राता इत्यादि सर्वेपि संस्कृतेन वदन्ति तादृश ग्रामाः प्राय 40,000 क्षम्यतां गृहाणि 40,000 गृहाणि समग्र देशे सन्ति। अतः संस्कृत भारती सर्वत्र कार्यं करोति। सामाजिकानां मनसि अपि अस्ति संस्कृत पढ़ने के बाद क्या होगा, क्यों पढ़नी चाहिए इति सर्वेषां मनसि एषः प्रश्नः अस्ति। तस्य प्रश्नस्य उत्तरं किं स्यात्? एकवारम् आत्म अवलोकनं कुर्मः चेत् एतस्य प्रश्नस्य उत्तरं स्वयमेव प्राप्तुं शक्नुमः। एकम् उदाहरणं वदामि। जिस जगह से संस्कृत विलुप्त हुआ वो भारत से बाहर हो गया। अखंड भारत जब तक था, जब तक संस्कृत उस क्षेत्र में था तब तक अखंड भारत हुआ करता था। जिस दिन से संस्कृत ततः बहिर्गतम भारतमपि खंडितम् अभवत्। इसलिए संस्कृत पढ़नी चाहिए। संस्कृत भारतस्य रक्षणार्थं संस्कृतं पठनीयम्। अखंड भारतस्य रक्षणार्थं संस्कृतं पठनीयम्। नो चेत् कथं भारतं तिष्ठति? अतः संस्कृतं केवलम् एका भाषा, एक विषयः नास्ति। संस्कृतं भारतस्य एकम् आत्मा अस्ति। संस्कृतं भारतस्य आत्मा अस्ति। भारतस्य प्राण संस्कृतिः इति अस्ति। अतः आत्मा प्राण यावत् शरीरे तिष्ठति तावत् पर्यन्तं शरीरं जीवितम् इति उच्यते। तथा मैं आपके सामने रखूंगा, जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उनमें संस्कृत के कम से कम 20 अंक का 20% होना आवश्यक है। ऐसी व्यवस्था आने वाले विधानसभा में आप लोग चर्चा करके वैसी व्यवस्था निश्चित करेंगे, मेरा विशेष आग्रह है। इससे लाभद्वयं भवति। बाकी लोग भी संस्कृत पढ़ेंगे और संस्कृत छात्र भी दूसरे फील्ड में जाकर काम कर सकेंगे। अतः एतत् निवेदनं प्रथमं निवेदनं। द्वितीयं निवेदनं, बहुत सारी जगह पर मैं प्रवास कर रहा हूँ, बहुत सारी जगह पर संस्कृत पढ़ने की सुविधा नहीं है। बहुत सारे कॉलेज में संस्कृत नहीं है। बहुत सारी जगह ऐसे यूनिवर्सिटी में संस्कृत विभाग नहीं है। कहीं पर है तो जैसे जयपुर जगह पर विश्वविद्यालय भी वहीं, विश्वविद्यालय के पास और संस्कृत विश्वविद्यालय भी वहीं, केंद्रीय विश्वविद्यालय भी वहीं, सभी एक ही जगह पर। कहीं कहीं पर कुछ भी नहीं है। इसके बारे में भी आप लोग चिंतन करके संस्कृत जिस विश्वविद्यालय में या जिस महाविद्यालय में, जिस हायर सेकेंडरी में संस्कृत पढ़ने की व्यवस्था नहीं है वहाँ पर उसको बोलने की व्यवस्था आप लोग करेंगे। ऐसा मम निवेदनम् अस्ति। एवं संस्कृतस्य निमित्तं वयं सर्वेपि मिलित्वा कार्यं कुर्मः। अत्र शिक्षार्थिनः 10 दिनानि 5 दिनानि 7 दिनानि तपः आचरितवन्तः। प्रातः 5 रात्रि 10 पर्यन्तम् उष्णकाले स्वयमेव कार्यं कृत्वा तपः आचरितवन्तः। एतस्य तपसः परिणामः अग्रे भविष्यति। भवन्तः सर्वेपि श्वः गृहं गमिष्यन्ति। गृहं गत्वा भवताम् एकमेव कार्यम्, अहं सर्वदा संस्कृतेन वदामि। एकं वाक्यं जानामि, एकं वाक्यमेव वदामि। चिन्ता नास्ति। वाक्यं द्वयं वदामि, वाक्यद्वयमेव वदामि। एतस्य नाम अहं न जानामि, बोतल इति जानामि। बोतल आवश्यकं, चिन्ता नास्ति। अर्थम् अन्य भाषा किन्तु संस्कृतेन वदामि इति एकः सङ्कल्पः करणीयः अस्ति। पुनः द्वितीय संकल्पः, अहं यत्र अस्मि, जिस विद्यालय में पढ़ रहा हूँ, पढ़ा रही हूँ, एवं किमपि अस्ति तत्र मम परिचय संस्कृत भारत्याः प्रशिक्षित कार्यकर्ता इति परिचय होना चाहिए। भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे वंदे बहुत बहुत धन्यवाद। इस आयोजन में अध्यक्षता करने वाली मेरी बहन रेणुका जी पालीवाल, रेणु पालीवाल महोदया, और इस कार्यक्रम को संचालन करने के लिए जो वास्तव में इतनी मेहनत की है, ये कि आमेटा जी मेरे पास में ही, जो वास्तव में मुख्य वक्ता के रूप में जो संस्कृत भाषा में आपको सारी बात बताई, ऐसे संस्कृत भारती क्षेत्र संगठन मंत्री श्री कमल शर्मा जी महोदय,
और मेरे बड़े भाई और मेरे को राजनीति में वास्तव में जो उंगली पकड़कर बेटे बेटी को आगे बढ़ाते हैं, वैसे मुझे वार्ड अध्यक्ष से लेकर आज तीसरी बार विधायक बनने तक पहुंचाने वाले दिनेश जी भट्ट साहब और इस आयोजन को संचालन करने के लिए जिन्होंने भी सहयोग किया और यहाँ पर विराजे हैं सभी संचालनकर्ता के साथ में शिक्षक गण और शिक्षिका बहनें और मेरी प्यारी प्यारी बालिकाएं और प्यारे प्यारे बालक। अभी ताराचंद जी जैन साहब ने कहा था कि यहाँ पर लड़कियों की संख्या ज़्यादा है और लड़कों की संख्या कम है। वास्तव में लड़का और लड़की में संख्या ज़्यादा क्यों है? हमारे मुख्यमंत्री जी ने तो अभी तृतीय श्रेणी की शिक्षा भर्ती में भी उन्होंने 50% मतलब बच्चियों का प्रोपोजल रख दिया। यही नहीं, राजनीति के अंदर भी 50% पंचायत राज और नगर पालिका में लड़की मतलब महिलाओं का आरक्षण है। और अभी मोदी जी ने 33% हमारे विधानसभा और लोकसभा में भी आरक्षण मंजूर कर दिया है। आने वाला चुनाव जो भी होगा उसमें 33% महिलाओं का भागीदारी रहेगी। संस्कृत भारती के अंदर वास्तव में संघ की जो भी शाखा है उसके अंदर कोई जाता है तो जैसे अभी कह रहे थे कि बोला कि एक भाई आया, एक दिन रुका, दूसरे दिन आया और उसकी पत्नी को जाकर संस्कृत भाषा में जब बात की तो 25 साल बाद में मुझे पता लगा कि आपको संस्कृत आती है। तो वास्तव में इस हमारी संस्कृत भाषा का जब हिंदुस्तान में सबसे पहले यही भाषा चलती थी मेरे ध्यान में शायद, और इसी का हिंदी अनुवाद इंग्लिश में जो भी भाषा है उसमें अनुवाद होता था, मगर संस्कृत भाषा हम नहीं जानते। बड़ा दुख है। हम वास्तव में मैं तो क्या जानूंगा, मेरा तो परिवार में अब मैं क्या बताऊं, गरीब परिवार से पला हुआ हूं और 7वीं पास होने के बाद में पढ़ाई छोड़ दी। घर की स्थिति कमजोर थी। 12 साल मैंने खेती की। 12 साल खेती करने के बाद में भी खेती के अंदर वास्तव में किसान जब याद आता तो मेरे रूम पे खड़े हो जाते हैं। किसान कितना कष्ट झेलता है और उसका 12 महीने के बाद में रिजल्ट देखो तो शून्य होता है। जब मैंने 12 साल, मेरे 2 भाई फौज में हो गए, मेरे यार दोस्त सब है या तो कहीं न कहीं सिविल नौकरी में लग गए, कोई सरकारी आर्मी में चले गए, पुलिस में लग गए, कोई कहीं कहीं लग गया और मैं केवल खेती करने में रह गया। क्योंकि आर्मी में भर्ती होने के लिए गया तो 15 दिन में ओरेज में निकाल दिया। उसके बाद में मेरे सारे सपने चकनाचूर हो गए। उसके बाद में मैंने 12 साल बाद में खेती करने चला गया। खेती करता हुआ छोड़ दिया और मजदूरी करने के लिए निकल गया। जब मैं मजदूरी करने के लिए 7 रुपए की मजदूरी की, उसके बाद में मेरे शुरू से ही ये था कि मैं कुछ करूं, अपने लिए करूं, देश के लिए करूं, परिवार के लिए करूं, समाज के लिए करूं। ये मेरा शुरू से ही उद्देश्य था। और जब मैंने मजदूरी करने के लिए गया तो मैं धीरे धीरे फोरमैन तक पहुंच गया। इलेक्ट्रिकल में था, वेल्डिंग में था, फिटर में था, ऑपरेटर में था। बहुत कम समय में मैंने ये सारी जो तकनीकी सब सीख ली और मेरा पाँव कट गया। मंगलम सीमेंट फैक्ट्री में मेरी एड़ी कट गई और वो कंपनी यहीं की थी, उदयपुर की। इसी जनरल हॉस्पिटल के अंदर मेरे को 1.5 महीने तक बिस्तर नहीं मिला तो नीचे प्लेटफार्म में रहा और मेरा ऑपरेशन हुआ। 1.5 महीने तक मेरे पाँव को जोड़कर आज दर्जी कारी लगाता है। हमारे को ये हॉस्पिटल भी पहले देखने को नहीं मिली क्योंकि बड़ा हॉस्पिटल में कभी आए ही नहीं। दर्जी तो फटे हुए कपड़े को सीते हैं, मगर ये डॉक्टर मेरी एज
काट कर दूसरे पाँव में चमड़ी जोड़ दी। 1.5 महीना तक कलम चढ़ा दी इस पाँव का, उसको जोड़कर, और मेरे को इस पाँव की जो पिंडली की चमड़ी एड़ी में लगाकर उसको बीच में से काट दिया। आज भी मेरे एड़ी के अंदर पिंडली की चमड़ी है। यहाँ रहने के बाद में जब मैं वापस घर गया तो किसी काम का नहीं रहा, क्योंकि मैं खेती नहीं कर सकता था, नौकरी मेरे को रखने वाले नहीं थे। फिर लकड़ी के टेके चला और मैं वापस उदयपुर में आया। वापस मैंने चौकीदारी में नौकरी की। चौकीदारी में करते सुपरवाइजर में आया, वहाँ पर पूरा मैनेजमेंट संभाला। और आज भी वो जिस फैक्ट्री में मेरा पाँव कटा था उस फैक्ट्री को आज भी मैं ही चला रहा हूँ। और उसमें तो नहीं, मगर जिस कंपनी में कटा उसी कंपनी का मालिक के यहाँ पर वो फैक्ट्री का सारा जुम्मे मेरे पास में है। और आज मैं राजनीति में एक किस्मत का मारा हुआ ही आया हूँ। मैं नहीं था, राजनीति में आने वाला नहीं था, मगर कैसे आया हूँ, क्योंकि आरक्षण था और वो वार्ड मेरे आरक्षित था, महिला का, एसटी का था। और भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट मेरे वार्ड में कोई नहीं था। और उस वार्ड के अंदर जब कोई नहीं था तो फिर मेरी धर्मपत्नी को, मैं क्योंकि स्वयं सेवक था और भारतीय जनता पार्टी को हारता हुआ देखना नहीं चाहता था। हारना का भी बड़ा इतना कि कोई कैंडिडेट नहीं है, निर्विरोध कांग्रेस का पार्षद जीत रहा था। ऐसे में मैं जब धर्मपत्नी को तैयार किया, हारने के लिए लड़ना था, और जब लड़ा उसके बाद में दिनेश जी भट्ट साहब के साथ में वार्ड अध्यक्ष बनाया और आज दिन तक इनके साथ में हूँ। और आपको एक और बताऊंगा, मेरी आप बीती बता रहा हूँ, उससे आपको प्रेरणा लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए ये आपके ऊपर छोड़ता हूँ। मेरी बेटियों ने मेरे को जब एक दिन यूनियन की तरह इकट्ठी होकर, 5 बेटियां हैं मेरी, 5 बेटियां हैं, बेटा एक भी नहीं है। और 5 बेटियों ने मेरे को शाम को 10 बजे घेर लिया। मेरे को ये पूछा, पापा जी हम आपसे कुछ पूछना चाहते हैं। मैंने कहा मेरे से क्या पूछना चाहते हो? मेरे बारे में आप जानते हो, मैं आपके बारे में जानता हूँ, क्या पूछना चाहते हो? जो कि आप कहाँ तक पढ़े लिखे हो? मेरा दिमाग खिसक गया। मैंने कहा ये आज बात ये कैसे हुई? जो कि बोला भाई मेरा पढ़ाई के बारे में क्यों पूछ रही है? तो मैंने कहा ये बात आपके दिमाग में क्यों आई? मैं कहाँ तक पढ़ा लिखा हूँ, क्या लेना देना? बोला आप रोज जाते हो, हम पूछना यही चाहते हैं कि बड़ी बड़ी बातें करते हो, बच्चियों को पढ़ाना चाहिए, आगे बढ़ाना चाहिए, बड़े बड़े भाषण देते हो, IAS IPS अधिकारियों के पास जाते हो, मंत्रियों के पास रहते हो, आपकी एजुकेशन के बारे में कभी सोचा? मैंने कहा क्या हुआ, नहीं सोचा तो क्या हुआ, मेरा घर गुजारा कर रहा हूँ, तुम्हारा पालन पोषण कर रहा हूँ, तुम्हारे को अच्छी शिक्षा दे रहा हूँ। बोला हमारे को तो दे रहे हो, मगर आपने कितना पढ़ाई लिखाई की? मैंने कहा 7वीं पास। तो को बोला को आपको ये बात कहते हुए कुछ आपको महसूस होता है क्या कि 7वीं पास का क्या महत्व है? मैंने कहा आप कहना क्या चाहते हो, आपका तात्पर्य क्या है? क्या आपको पढ़ना चाहिए? मैंने कहा बेटा पाका अंडा घर मिला गए तो या उल्टी बात मत को। बोला नहीं आप पढ़ सकते हो, आपके अंदर ऊर्जा है, आपके अंदर दिमाग है, आपके अंदर अनुभव है, आप पढ़ सकते हो। मैंने कहा नहीं ये काम अपने से नहीं हो। कहा नहीं हम तो ये फार्म लाए हैं। मैंने कहा फार्म कौन सा, 8वीं में पढ़ाने के लिए? बोला नहीं आजकल 10वीं का फार्म है, मतलब एग्जाम देकर आप ओपन 3 साल के अंदर पढ़ाई कर सकते हो और डायरेक्ट 10वीं का परीक्षा दे सकते हो। मैंने कहा ना अपने से नहीं होता ओपन में। फिर भी वो तो नारी और बच्चे की जिद बहुत कठोर होती है, तो वास्तव में बच्चों की जिद थी, जबरदस्ती साइन करवा दिया और फॉर्म जमा करा दिया। मैंने कहा ये तो कर रहे हो, मेरे को पढ़ाएगा कौन? क्या हम पढ़ाएंगे? माँ बाप बेटा बेटी को पढ़ाते हैं और मेरे को बेटियां पढ़ाने की बात कर रही है। मैंने कहा कोई बात नहीं, जो भी होगा जो देखेंगे, अब इनकी जिद को पूरी करें। मैंने कहा कैसे पढ़ाओगे, टाइम तो मिलता नहीं है।
बोला कि हम नोट्स बना के देंगे आपको, गाड़ी के अंदर पढ़ते रहना और जो भी आए जो करना। और तो ऐसे करके जब परीक्षा नज़दीक आ गई तो बोला कि अब ये वो रात को 11 बजे मेरे को पढ़ाती, 10 बजे आता, खाना खिलाते, 11-12 बजे तक पढ़ाती, सुबह 4 बजे वापस मेरे को उठाकर और बैठ जाती और खाना खा के मैं निकलता तो नोट साथ में पकड़ा देती। गाड़ी के अंदर जो भी टाइम मिलता मैं पढ़ता करता। और पहला पेपर मेरा किसका आया? किसका? इंग्लिश। अब उसमें क्या है कि 2 पेपर हुआ करता था कि एक देना और एक नहीं देना, जिसमें जिसकी भी वो उसमें क्या था जो कि भाई ये जिसका जो सब्जेक्ट था उसका पेपर देना। अब मेरे को दे दिया, इतनी तो अपने पास में बुद्धि थी नहीं, दे दिया और पेपर देकर मैं चला गया। घर जाते पहले बच्चों ने पूछा कि बोला कि आपने पेपर दे दिया? मैंने कहा हाँ दे दिया। बोला कि कैसा रहा? मैंने कहा पास वो जितना करके आ गया। बोला कि पेपर कहाँ है? मैंने कहा ये। कि क्या किया? मैंने कहा जिसको किया उसके टिक लगा दी। तो वो जैसे टिक देख के माथा पकड़ लिया। मैंने कहा क्या हुआ? बोला कि जो देना था वो तो नहीं दिया, जो नहीं देना था जो दे दिया। मैंने कहा मैंने आपको पहले ही कहा। मैंने कहा मार मतलब पाका अंडा रे कार नहीं लगे, अब जबरदस्ती मार कूट डावड़ा चढ़ाओ तो कहीं वो हवा तार में तो मारा हाथ है। फिर बाद में वो साल मेरा रह गया और उसमें भी मेरे को इनको दिनेश जी भाई साहब ने मेरे को टिकट दे दिया। 2 पेपर मैंने दिया, एक पेपर में मोदी जी आ गए। उस दिन मोदी जी आ गए तो बड़ा कार्यक्रम था, 1 लाख की संख्या लानी थी। अब वो संख्या कौन लाए? पेपर देने जाऊं तो उधर संख्या नहीं आवे। तो उस दिन वो पेपर रह गया, एक अंग्रेजी का रह गया और एक पेपर हमारे पूरा एक सम्मेलन था उसमें रह गया। अब मेरे 3 पेपर रह गए और 5 में से 2 पेपर ही दे पाया। अब वो विधायक का टिकट भी दे दिया, टिकट जीत भी गया, विधायक भी बन गए। तो अब मेरे 2014 के अंदर एमपी का चुनाव आ गया और फिर पंचायत का नगर निगम का चुनाव आ गया। 2014 मेरा पूरा बेकार हो गया। अब 15 में मैंने परीक्षा दी और इंग्लिश का मेरी बेटी इंग्लिश और हमारे संघ के जो क्या नाम वो यादव साहब, नरेश जी यादव, उनको मैंने बुलाया। मैंने कहा परीक्षा देनी है। बोला कि आप तो इतना कर देना बस पास हो जाओगे। वास्तव में उन्होंने बताया, मेरी बेटी भी इंग्लिश की टीचर है, वो भी मेरे को समझाया और मैं एक ही बार में इंग्लिश पास हो गया। और इंग्लिश पास होने के बाद मेरी हिम्मत बंध गई। मैंने कहा यार मैं सब कुछ कर सकता हूँ। मेरी 10वीं क्लियर हो गई। तो क्या बोला कि 12वीं की करो। मैंने कहा 11वीं देने की जरूरत ही नहीं है, 12वीं में आप तो एडमिशन लो। एडमिशन ले लिया, 12वीं कर ली और फिर फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर मैंने बीए पास कर ली। हिम्मत बन गई, धीरे धीरे बीए पास कर ली। और अब मैं एमए का प्रथम वर्ष का छात्र हूँ। 20 तारीख को मेरी परीक्षा है। इसलिए मैंने मना किया था, मैंने कहा पढ़ने दो। बोला कि आज तो आना ही है। मैंने कहा आऊंगा। तो वास्तव में बच्चों, जब मैं इस उम्र में इतना कर सकता हूँ और बच्चियों से शिक्षा ले सकता हूँ, बच्चियां मेरी गुरु बन सकती है, तो आपके पास तो सब कुछ समय है। आज इस 7 दिन का शिविर के अंदर जो आपको शिक्षा मिली है उसको याद करोगे, आपकी जीवन भर आपकी पूरी जिंदगी सफल होगी। और नमो नमः। मेरा नाम संजय शांडिल्य है। अभी संस्कृत भारती का महानगर अध्यक्ष हूँ। पिछले लगभग 7 साल से निरंतर भाषा बोधनम का ये संस्कृत संभाषण शिविर उदयपुर विभाग आयोजित कर रहा है और इसमें संस्कृत के संवर्धन के लिए, संस्कृत को जन जन तक पहुंचाने के लिए बच्चों का, बड़ों का, एक 9वीं कक्षा से ऊपर और शिक्षक भी आते हैं इसमें, गृहस्थी भी आते हैं, उद्योग वाले भी आते हैं, सभी इसमें आते हैं। वर्तमान समय में जो शिविर है ये 13 जून से 19 जून, आज कल सुबह भारत माता के पूजन के साथ इसका समापन होगा और 13 तारीख से ये निरंतर चल रहा है। आवासीय, पूर्णतः आवासीय शिविर है और इसमें बालक बालिकाएं और एक झुंझुनू से पूरा परिवार यहाँ
पूरा परिवार संस्कृत सीखने के लिए आया हुआ है। इसी तरह से जावर माइंस से एक माँ अपनी दोनों बेटियों को लेके तीनों जने यहाँ संभाषण संस्कृत का सीख रहे हैं। विभिन्न सत्रों के माध्यम से, अलग अलग सत्रों के माध्यम से व्याकरण और क्रीड़ा संस्कृत में कैसे होती है, संस्कृत में व्याकरण का कैसे उपयोग होता है, संस्कृत का भविष्य क्या है, ऐसे ही हमने यहाँ शिविर में आत्मरक्षा का शिविर भी एक आयोजित किया। ऐसे विशेषज्ञों द्वारा ऐसे करके यहाँ पे लगभग 67 लोग इस शिविर में, आवासीय शिविर में लगातार लाभ ले रहे हैं और कल इसका समापन है। और मेरा मेवाड़ चैनल से 2017 में भी आपके सहयोग से ये कार्यक्रम अच्छा हो गया था और उससे लगातार चल रहे हैं। मैं पुनः संस्कृत के अच्छे भविष्य के लिए जो बच्चे यहाँ सीखे हैं वो आगे इस संस्कृत को आगे तक पहुँचाए, ऐसी मेरी इच्छा है। जयतु संस्कृतम जयतु भारती। नमो नमः। मम नाम दुष्यंत नागदा। उदयपुर विभाग के विभाग संयोजक के रूप में पिछले 5 वर्ष से निरंतर कार्य कर रहा हूँ। हमारी संस्था संस्कृत भारती संस्कृत के संवर्धन के लिए और इसको जन जन की भाषा बनाने के लिए निरंतर प्रयासरत है। उदयपुर में भी हम प्रतिवर्ष विभिन्न कार्यक्रम का आयोजन कराते हैं, जैसे संस्कृत सप्ताह, जिसके अंदर संस्कृत दिवस मनाया जाता है रक्षाबंधन के दिन, और साथ ही विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताएं भी कराई जाती है। हमारे विभिन्न प्रकल्प सत्र भरे कार्य करते हैं, जैसे 10 दिवसीय संस्कृत संभाषण शिविर भी हमारे द्वारा लगाया जाता है। हमारे कार्यकर्ता निरंतर इस देववाणी को जनवाणी बनाने के लिए प्रयासरत हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय मेवाड़। प्लीज मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।